Hello dear students, welcome to our YouTube channel. Today we'll solve this paper number 7 and already we have solved 6 papers for class 9 session 2020-21. So let's solve this paper also. So first question is, find two different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11. तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच दो इरेशनल नंबर ढूंढने हैं. ठीक है. सो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. जिन नंबर्स को हम p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे p और q ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, 5/7 हम 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे, इसकी डेसिमल फॉर्म ले आएंगे मतलब, और इसकी भी डेसिमल फॉर्म, तो 9 को 11 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो इट इज गोइंग विद 0. ये बन गया 50. पुट हियर डेसिमल. 7 7 जा 49. 1 बन गया 10. 7 1 जा 7 30. बस 2 डेसिमल तक काफ़ी है. ठीक है. इट इज सो ऑन. नेक्स्ट इज इट इज गोइंग विद 0. It becomes 90 now. Put here decimal. 11 8 जा 88. 2 is left. बन गया 20. 11 1 जा 11. ठीक है. तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.71 एंड 0.81. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इरेशनल नंबर लिखने हैं तो जिन नंबर्स के लिखने हैं उनके बीच उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो. लिख दी. अब 0.71 और 0.81 के बीच कोई भी नंबर बोलो, तो लेट्स सी 0.75 बोल देते हैं. ठीक है. अब हमने इस डेसिमल पे एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है कि जो कभी रिपीट ना करे एंड जो कभी टर्मिनेट भी ना होए, ख़त्म भी ना होए. ठीक है. क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है ना, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मीन्स फिनिश भी नहीं होती और वो रिपीट भी नहीं करती. तो देखो कैसे, 750 7500 75000 7 5 4 टाइम्स 0 है ना. तो ये तो पैटर्न कभी ख़त्म भी नहीं होएगा और कभी रिपीट भी नहीं कर रहा है ना. जीरोस बढ़ी जा रही हैं, 1 0 2 0 3 0. तो इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर. ठीक है. तो ऐसा पैटर्न बना देना. आप कोई भी पैटर्न बना दो, 751 7511 7511, तो ऐसा भी बना सकते हो आप. अगला नंबर कोई और ले लो, 0.780 कर लेते हैं. 801 8011 801111 एंड सो ऑन. तो ऐसे पैटर्न आप बना सकते हो. दीज आर इरेशनल नंबर्स बिकॉज इरेशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. द नेक्स्ट इज फाइंड टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. हमें 3/5 और 4/5 के बीच टू रैशनल नंबर ढूंढने हैं. तो रैशनल नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो ठीक है, अगर नहीं सेम है तो हमें बनाना पड़ता है सेम. ठीक है. तो इसमें तो चलो सेम है. तो आप एक काम करो, ऊपर नीचे मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो 2 से बड़ा हो थोड़ा. ठीक है. तो चलो मैं 10 10 से कर देता हूँ. ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 से, क्योंकि जब हम ऊपर और नीचे दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑन द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन रिमेन सेम ओनली. जैसे ये 30/50 है तो 0 0 कट के 3/5 ही रहेगा, बट हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. तो यहाँ भी अगर 10 से करें तो ये आएगा, 10 से करें तो ये. तो ये बन गया 30/50 एंड 40/50. तो इसके बीच तो आप देख ही सकते हो कितने रैशनल नंबर्स हैं. 31/50 लिख सकते हो, 32/50 33/50. सो मैनी यू कैन राइट हियर नाउ. 8 9 आ जाएंगे. अगर आपने और ज़्यादा ढूंढने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो और ज़्यादा मिल जाएंगे आपको. ठीक है. सो द थर्ड इज राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. 5x³ + 4x² + 7x. बेटा इसकी डिग्री होएगी 3, है ना. डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x. तो x में हाईएस्ट पावर क्या है? 3. दैट इज द डिग्री. ठीक है. दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अदरवाइज फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. 2x + 5. तो जिसकी भी जीरो निकालनी होती है तो उस पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 कर दो. ठीक है. अब इसकी जीरो निकालनी है तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया और x की वैल्यू आ जाएगी. 2x इजिकल टू इधर जाके -5 हो जाएगा और x इजिकल टू -5, ये नीचे आ गया 2. तो ये आ गई इसकी जीरो. -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज फाइंड p ऑफ 1 ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें p ऑफ 1 निकालना है इसका, एंड पॉलिनोमियल है
2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, हमें p ऑफ 1 निकालना है। p ऑफ 1 का मतलब है t की जगह 1 भर दो, है ना, और वैल्यू निकाल दो। जहाँ भी t दिख रहा है 1 भर दो। 2 प्लस यहाँ पे t है तो 1 भर दिया, 2 इंटू यहाँ पे t है तो 1 स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे t है तो 1 क्यूब कर दिया, है ना। तो बन गया 2 प्लस 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 1 क्यूब इज 1, सो 1 से 1 कट गया और 4 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो देखो हम ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ पे दो लाइनें, एक ये होती है, ये होती है। ठीक है, तो ही इज आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम क्या होता है आपको पता है? दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है? ये वर्टिकल है, वाई एक्सिस। सो सिंपल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। देखो ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट वेयर दीज टू एक्सिस मीट, वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0. So the fifth is find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of this line. So 2x minus 3y is equal to k. इसका सोल्यूशन क्या बोला है इसने? x is equal to 2 and y is equal to 1. तो हम क्या करेंगे? x को 2 भर देंगे यहाँ पे, y को 1 भर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। तो राइट हेयर पुट x is equal to 2, y is equal to 1 in this equation. तो ये बन गया 2x is 2, है ना, माइनस 3 एंड y की वैल्यू है 1 भर दो is equal to k. सो बन गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू k. तो व्हाट इज 4 माइनस 3? दैट इज 1. तो k की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट इज इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू 3 भर देनी है और y की वैल्यू 4 भर देनी है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 और y है 4, है ना, इज इक्वल टू k, x है 3 माइनस 6, यहाँ से k आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3k माइनस 6, 6 को इधर ले जाओ तो 12 प्लस 6 18 बन जाएगा एंड 3 से डिवाइड कर दो तो k इज इक्वल टू 18/3 दैट इज 6 आ जाएगा आंसर। द नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो सी हियर दिस इज 50 डिग्री, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 130. तो हम सीधा ही कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए 50 और x क्या बना रहे हैं आपस में, क्योंकि ये दोनों देखो दोनों ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन है, तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम बेटा 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 होएगा। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स आ जाएगा 130, है ना। और ये देखिए ये दोनों एंगल्स कौन से हैं आपको पता होगा? दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये 130 डिग्री है तो y भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज in the given figure sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T. ये देखिए ये भी बढ़ा दिया गया आगे, ये भी बढ़ा दिया गया। ये 135 डिग्री है, ये 110 डिग्री है एंड PRQ निकालना है आपको। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हम ऐसे ओरली ही निकाल लेंगे। देखिए क्या है, आप सबसे पहले काम करो, इस एंगल को फाइंड कर दो लीनियर पेयर से, है ना। ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो बेटा ये 135 है तो ये कितना आएगा? 180 में से 135 माइनस कर दो तो 45 आएगा। ये दिस विल कम 45, है ना। तो ये 45 में लिख दूँ। सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 110 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको भी निकाल के फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो वैसे कर लो। ये एक चीज़ और है कि ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये किसके बराबर होता है? ये इन दोनों के सम के बराबर होता है ना। तो इन दोनों का सम 110 होना चाहिए, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? सोचिए 65 आ जाएगा, है ना। इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो ये 65 आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, लीनियर पेयर से ये 70 बन जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आप निकाल सकते हो, तब भी ये 65 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है, The next is in an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC, है ना। एक isosceles triangle है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं ना। तो इसमें मैं अब फिगर बना दूं। तो ये देखिए
ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी बराबर हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो एंगल बी का बाइसेक्टर है ना, मान लो ये एंगल बी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब है इस पूरे एंगल को ये जो लाइन है, रे है, जो भी है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये छोटे छोटे दोनों एंगल बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो सी का भी एंगल बाइसेक्टर, इट मीन्स ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, ठीक है। तो ये ओ पे काटते हैं आपस में, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। शो दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ओ बी और ओ सी भी आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों तो बराबर होते ही हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो प्रूव करने को है वो है बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, है ना। हमें ये प्रूव करना है ये दोनों लाइंस को। अच्छा, आप बताइए मुझे, इफ ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी बराबर हैं, ठीक है, दीज टू साइड्स आर इक्वल, so it means angle B is equal to angle C. We know angles opposite to equal sides are equal, है ना। दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल ही होंगे, ठीक है, एंगल इक्वल हो गए, ओके। अब B इज इक्वल टू सी, तो B का हाफ जो वो C के हाफ के भी बराबर होएगा, जो आपस में इक्वल उनके हाफ भी तो बराबर होंगे आपस में, ठीक है। सपोज ये नंबर 1 एंगल है, ये छोटा एंगल जो वो नंबर 2 है, तो एंगल बी का मैं हाफ को एंगल 1 कर दूं, क्योंकि दोनों बराबर है ना ये, तो पूरे एंगल बी का हाफ ये 1 और पूरे एंगल सी का हाफ है ये एंगल 2, तो हाफ ऑफ एंगल सी को मैं एंगल 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इट मीन्स ओ सी इज इक्वल टू ओ बी आ जाएगा, देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। वाई? क्योंकि देखिए, अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं ना, तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी तो इक्वल होंगी। तो 1 एंगल के सामने ओ सी है और 2 एंगल के सामने ओ बी है, तो इट मीन्स ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। और रीजन क्या दोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये प्रूव हो गया ऐसे। नेक्स्ट इज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो देखिए, एंगल है 3, 5, 9, 13 का रेशियो, तो हम एंगल्स को मान लेंगे, लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। डिग्री भी साथ में आप लगा सकते हो, ठीक है, ये है। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सबका सम कितना होएगा? सबका सम होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो कर लो ऐड, 30x इज इक्वल टू 360 और x कितना आएगा? 360 ओवर 30 दैट इज 12 डिग्री, है ना। x आ गया 12 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? सारे एंगल निकालने हैं। तो x को 12 भर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 12 इंटू 3, 36 डिग्री आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 12 5 जा 60 बन जाएगा, 12 9 जा 108 बन जाएगा एंड 12 13 जा 156 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। तो चलिए पहले फिगर देखें। हाँ जी, इस फिगर में मैं ऐसे बता दूं आपको क्या क्या दिया है। ये सर्कल है और इसके ऊपर ये 4 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स आर गिवन। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री एंगल है और सेंटर इज द O, सेंटर ऑफ सर्कल इज O। तो हमें ये एंगल निकालना है ए डी सी, ठीक है। तो हमारे पास एक थ्योरम है सर्कल की कि एक आर्क होती है ना, ये आर्क ए सी है। आर्क ए सी जो सेंटर पे एंगल बना रही है ना, ये ए ओ सी एंगल आर्क ए सी जो है ना वो सेंटर पे बना रही है, ये एंगल 90 का बना रही है ना। और इस आर्क के अलावा जो ये आर्क बची ना, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कहलाती है ना। दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ए डी सी आर्क। तो अगर एक आर्क सेंटर पे 90 बनाए तो वो आर्क रिमेनिंग पार्ट पे जो बनाती है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है, ठीक है। अगर सेंटर पे देखो 60 + 30 90 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट पे 90 का हाफ बनेगा, 45 डिग्री बन जाएगा, है ना। हमारे पास ये 10.8 थ्योरम है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मीन्स जो सेंटर पे एंगल बनता है वो रिमेनिंग पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है सेंटर वाला। तो सेंटर वाला 90 है तो रिमेनिंग वाला 45 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, in a circle of radius 13 centimeter, AB is a chord and OP. If so, in a circle radius 13 centimeter है इसकी, AB is a chord, है ना। AB एक chord मैंने ले ली and OP is
ओ इज द सेंटर एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ओ पी इज परपेंडिकुलर है ना, तो ओ पी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ओ पी 5 सेंटीमीटर है लेंथ, ठीक है। हमें लेंथ ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, और इसकी रेडियस कितनी है 13 है, तो ओ ए इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पे मोरली कर लेंगे। वैसे देखिए हमारे पास एक थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, जो हम परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉप करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है ए पी और पी बी बराबर होंगे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये 5 है, ये 13 है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे और ए पी आ जाएगा। तो देखिए ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस लग गई। सो ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 बन जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज 13 स्क्वायर 169 बन जाएगा। सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 से अगर 25 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 144। सो ए पी विल बी 12। तो बेटा अगर ए पी 12 है तो पी बी भी 12 है, तो टोटल लेंथ ऑफ ए बी विल बी 24 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट इज find the area of a triangle two sides of which are 18 and 10 सेंटीमीटर, perimeter is 42। देखिए पहली साइड है 18 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर है इसका 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप थर्ड साइड निकाल लो पहले, थर्ड साइड दैट इज सी, वो क्या होएगी, पेरीमीटर में से माइनस कर दो इन दोनों का सम, ठीक है, तो ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, थर्ड साइड आ गई। अब आपके पास सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, सो 42 का हाफ कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो आप हेरन फॉर्मूला लगा दो। यूजिंग हेरन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट। सो ये क्या बन जाएगा, एस इज 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14 बन जाएगा, ठीक है। सो 21 इंटू 21 माइनस 18 इज 3, माइनस 10 करेंगे 11 आएगा, माइनस 14 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 21 को लिख दिया 7 इंटू 3, और 3 है और 11 भी है और 7 भी है। अब पेयर कौन से बन गए, 7 7 और 3 3। तो देखिए 3 3 आर 9, तो बाहर निकल के ये अकेला 3 बन जाएगा। 7 7 49, तो बाहर निकल के ये अकेला 7 बन जाएगा और रूट 11। सो ये बन गया टोटल 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। 13th is the blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows, है ना। हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास में और उनके ब्लड ग्रुप नोट किए गए हैं ना, किसी का ए है, किसी का बी, फिर ओ है ना, दीज आर रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस इंफॉर्मेशन का, तो हम फटाफट ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख दोगे आप ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिख दोगे टैली मार्क्स और यहाँ पे लिख दोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप डिफरेंट काइंड्स के क्या क्या हैं, एक ए है, एक बी है, एक ओ है, एक ए बी है, कोई और है, यही होते हैं ना। तो देखिए पहला है, मैं यहाँ से रीड करूँगा, ए के आगे एक लाइन लगा दो, बी है तो बी पे ओ, फिर ए बी, फिर ओ, फिर ए, सो ए, फिर ओ, फिर बी, फिर ए, ठीक है, फिर ओ। अब जो पांचवा आता है उसको हम क्रॉस करते हैं ऐसे, ये पांचवा हो गया ना, और बी, फिर ए, फिर ओ है ना, 2 बार ओ हो गया। अब अगली लाइन आ गई, ए कट हो जाएगा पांचवें पे, ए बी, ओ, ए है ना, ए ओ और ये ओ, ए बी यस, बी यस, ए यस, ओ बी, ठीक है, पांचवें पे कट लगना, सॉरी इसको भी छोड़ दो इसको, फिर ए ये, फिर बी ये वाला आ गया, अब ओ ये, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब गिन लो इनको, 5 + 4 ये 9 हो गए, 2 4 5 एंड +1 6 हो गए, 10 12 हो गए, ये 3 हो गए। अब इनको काउंट कर लो, टोटल क्या 30 आता है, टोटल 30 आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलती हो जाएगी हमसे यहाँ पे कहीं पे। तो 9 + 6 15 + 12 27 + 3
30 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वे वी कैन फ्रेम दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और टेबल के बाहर लिख देना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 11 टाइम्स आउट ऑफ 66 बॉल्स, है ना। देखो 66 बॉल्स उसने खेली और 11 बॉल्स पे उसने क्या किया, बाउंड्री लगाई, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। देखो अगर 11 बॉल्स पे बाउंड्री लगाई तो कितनी बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगी, तो अब वो माइनस कर सकते हो। तो इट इज़ 55 पे बाउंड्री नहीं लगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 55, टोटल आउटकम्स आर 66, ठीक है। 11 5 are 11 6 are, तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies are recorded। देखो हमने क्या किया, 3 कॉइन्स को टॉस किया 200 बार, है ना। 3 कॉइन टॉस किए, 3 बच्चों के हाथों में 3 कॉइन दे दिए और बोला टॉस करो, उन्होंने टॉस किए तो क्या आ गया, सपोज करो एच तीनों पे एच आ गया, फिर दूसरी बार फिर टॉस करो, तीसरी बार फिर टॉस करो, तो 200 टाइम्स ये प्रोसेस किया गया। तो क्या डाटा कलेक्ट हुआ, आउटकम्स 3 हेड्स आए 23 बार, 2 हेड्स आए 72 टाइम्स, एक हेड आया 77 टाइम। एक हेड का मतलब क्या है, एक हेड और 2 टेल होंगे। नो हेड मीन्स टी आ गया, तो 28 टाइम्स हुआ वो। 3 हेड मीन्स एच, है ना, तो 23 टाइम्स ये। तो ऐसे ये डाटा कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट व्हाट इज क्वेश्चन, इफ 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। अच्छा ये अगेन से कंफ्यूज नहीं होना है, इसी से प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, है ना। ये मत सोचना कि एक बार फिर कर दिया और वो आउटकम्स 201 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 200 में से ही निकालना है आपको। तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड्स की ये है ना, तो 72/200 हो जाएगा। तो देखिए 72/200, तो 36/100, 18/50, देन 9/25 आ जाएगा कटिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, तो डाई को 1000 टाइम फेंका गया एंड आउटकम्स वर रिकॉर्डेड। तो 1 जो है ना वो 180 टाइम्स आया, 2 जो है वो 150 बार आया, 3 जो है 160 बार आया एंड सो ऑन, और 6 जो है वो 190 टाइम्स आया। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द डाइस इज थ्रोन वंस मोर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज 5। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 150/1000, ठीक है। 150 फेवरेबल आउटकम्स होगी क्योंकि 155 जो आया वो 150 टाइम्स आया, तो 150 हमारी फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम्स आर 1000, तो 150/1000, तो 5 3s are 5 20s are 3/20 आ जाएगा इसका आंसर। सो द नेक्स्ट इज फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो इस डेटा की रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। तो ढूंढो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, 44 है ना, 44 इज द बड़ी वैल्यू है ना। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 11 से छोटी है कोई नहीं, तो 44 में से 11 को माइनस कर दो, दैट इज द रेंज, 33 इज द रेंज।